मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक शुरू किया उसमें पढ़ा टूल्स। तो हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स को यूज किया जाता है। फिर हमने 1 to 1 उस टूल के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने जो टूल पढ़ा वो था डिफरेंट एंजाइम्स। फिर हमने सेकंड लेक्चर में जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल स्टडी की। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वेक्टर। राइट। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर किसे कहते हैं? अगर आप डिजीजेस की बात करें तो हम कहते हैं कि वेक्टर वो वाला ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे लेके जाता है, या कई बार वो खुद भी एज ए होस्ट एक्ट करता है। लेकिन अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे इसका जो टर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हाल तो थोड़ा मिलता जुलता भी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। मिलता जुलता क्या कि डिजीजेस में जो वेक्टर है वो पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, जब वो खुद के अंदर भी पैरासाइट की मल्टीप्लिकेशन करवाता है। लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या करता है, वो जीन को उठा के आगे उसके रेप्लिकेशन जो उसकी प्रोसेसिंग करवाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेक्टर के बारे में कि वेक्टर क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, कितने टाइप का वेक्टर होता है। सो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक्ट एज ए व्हीकल। क्या करते हैं वेक्टर? एज ए व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी। तो वेक्टर एक्ट एज ए व्हीकल टू ट्रांसफर। गाड़ी में तो हम लोग ह्यूमन बीइंग को या चीजों को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये व्हीकल एक्ट करता है टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन सेल टू अदर फॉर डिफरेंट पर्पस। तो कहता है कि इसमें वेक्टर क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करवाना है, जैसे कि उसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए, और उस जीन को आइसोलेट करना है। तो यहाँ पे वेक्टर जो है वो मल्टीपर्पस काम कर रहा है, रादर देन वो वाला वेक्टर जो हम डिजीजेस में पढ़ते हैं, वहां से पैथोजन को उठा के एक होस्ट से दूसरे होस्ट में डालता है। लेकिन यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये जीन को लेता है, और जीन को क्यों लेता है? जहां जीन की डिफरेंट कॉपीज बनाने के लिए, जहां फिर जीन के एक्सप्रेशन के लिए, मतलब उसका कोई प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, और उसे आइसोलेट करने के लिए। वेक्टर आर यूज्ड एज ए टूल इन मॉलिक्यूलर क्लोनिंग प्रोसीजर सो एज टू इंट्रोड्यूस द डिजायर्ड डीएनए इंसर्टेड इनटू होस्ट सेल। तो कहता है कि वेक्टर जो है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टूल है। किसके लिए? जो डिजायरेबल जीन है, जो जीन हमें चाहिए, उसे एक सेल से या ऑर्गेनिज्म से उठा के दूसरे होस्ट सेल में डालने के लिए। इसके बिना जीन जो है वो एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो देखिए, पहले में रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या अलग एंजाइम चाहिए थे जीन को काटने के लिए। अब जो कटा हुआ जीन है जिसमें हमने डालना है उसके लिए भी कुछ चाहिए, तो वो वेक्टर है। द डीएनए इंसर्टेड ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर, उस बोलते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए। तो कहता है कि जो डीएनए इंसर्ट करता है वेक्टर उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और इस प्रोसेस को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, तो ये कैटेगरी ऑफ वेक्टर दैट आर एसेंशियल फॉर क्लोनिंग प्रोसीजर। तो जो क्लोनिंग, जो वेक्टर सिर्फ क्लोनिंग के लिए होता है, मतलब जीन लिया, उसकी बड़ी सारी कॉपीज बना दी, उसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, और इस प्रोसीजर को क्लोनिंग कहा जाता है। वेक्टर हैव डिफरेंट सीक्वेंसेस दैट इनेबल देम टू इनिशिएट रेप्लिकेशन इन ए होस्ट सेल्स एज वेल एज प्रोपोगेट विद इन द होस्ट। तो कहता है कि वेक्टर की क्या खासियत होती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो उसे होस्ट सेल में प्रोपोगेट करवाती है। तो चलिए वो तो हम डिस्कस करेंगे जब उसकी कैटेगरी के बारे में, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिया हुआ है, ये डायग्राम है, ये मैंने इंटरनेट से ली हुई है। सो ये मैंने खुद नहीं ड्रा की हुई, ऑब्वियसली आप भी देख सकती हैं। तो वेक्टर जो है
वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, कॉस्मिड भी हो सकता है, बाकी भी वेक्टर्स होते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे इन तीनों में से कोई भी हो, लेकिन एक वेक्टर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एक वेक्टर के बारे में दिखाया है, वो है प्लाज्मिड, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सो इट मींस दीज आर द जनरल फैक्टर जो हम देखते हैं किसी को भी वेक्टर बोलने से पहले। ठीक है, तो कोई जो वेक्टर है वो वेक्टर बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, वो बेस करता है जो ये वेक्टर है। सबसे पहले वेक्टर जो है शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमसली। देखो मैंने किसी एक सेल से जीन लेता हूं, ये सेल है और ये उसका सेल के अंदर ये उसका डीएनए मटेरियल है, तो मैं इसमें से एक जीन निकाल लेता हूं और उसे वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है, लेट्स से ये मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये जो वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया, तो लेट्स से अगर इसे मैं किसी सेल के अंदर डाल दूं तो मुझे फायदा तभी है जब ये रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपनी बड़ी सारी कॉपीज बना सकता है। अगर ये रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता होगा, मतलब अगर ये अपनी बड़ी सारी कॉपीज नहीं बना सकता होगा, तो मेरे लिए इसका कोई फायदा नहीं है, राइट। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो वेक्टर है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। ये नहीं कि वो इंटायरली होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो डिवाइड करेगा तभी मैं डिवाइड करूंगा। तो उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली वो या ऑटोनॉमसली वो रेप्लिकेट करे। साइज ऑफ आइडल वेक्टर जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि वो होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर सके। मतलब वेक्टर कंपैरेटिवली छोटा होना चाहिए, क्योंकि जिस होस्ट सेल के अंदर हम डालेंगे वहां वो इजीली चला जाए। वेक्टर इजी टू आइसोलेट होना चाहिए और प्योरीफाई भी इजी होना चाहिए, ताकि वो रीयूज हो सके मल्टीपल पर्पस में। तो कहता है ये नहीं कि वेक्टर को एक बार आइसोलेट कर दिया, एक बार यूज हो गया, ऐसा नहीं है। पहली बात, जिस ऑर्गेनिज्म से हम वेक्टर निकालेंगे वो इजिली निकल जाए, इजिली यूज भी हो जाए और इजिली रिकवर भी हो जाए एक बार फिर से यूज करने के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू द होस्ट सेल शुड बी इजी। भाई ये आसान होना चाहिए कि जो वेक्टर है वो होस्ट सेल के अंदर आराम से चला जाए। ऐसा नहीं है कि बड़ी टफ और टेडियस प्रोसीजर लेना पड़े। Introduction of recombinant DNA into the vector does not affect the replication cycle of the vector, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सोचो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, मैं अलग सा पेन यूज करता हूँ, ये था एक डोनर डीएनए, मतलब जहां से हमने एक जीन लिया है, और ये जो था वो एक वेक्टर था। तो कहता है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका जीन जब मैं इसमें डालूं तो इसकी जो कैपेबिलिटी है टू रेप्लिकेट वो खत्म हो जाए। तो इसकी रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए फॉरेन जीन डालने के टाइम पर। शुड हैव सम रेगुलेटरी एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर, इसमें एक प्रमोटर होना जरूरी है और ऑपरेटर होना जरूरी है। अब प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर देखो एक ऐसी सीक्वेंस है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ये सोचो डीएनए है और डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। और वो वाला रीजन डीएनए का जो एमआरएनए बनाता है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। तो कहता है इसमें एक प्रमोटर होना चाहिए, प्रमोटर होगा तभी तो एमआरएनए होगा, और एमआरएनए बनने के बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रमोटर जीन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, उसके ऊपर एक ऑपरेटर भी होना चाहिए यहाँ पे। अब ऑपरेटर नाम ही है कि ये ऑपरेट करता है किसी को, तो जहां तो ये ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करेगा और यहां उसे ऑफ करेगा। तो नीड है तो ऑन, नहीं नीड है तो ऑफ। तो उसका एक कंट्रोलिंग पॉइंट भी होना चाहिए, कंट्रोलिंग जीन भी होना चाहिए, आप कह सकते हैं। ये दो प्री रिक्विजिट कंडीशन है। तो नंबर 1 उसमें एक प्रमोटर होना चाहिए, और नंबर 2 उसमें एक ऑपरेटर होना चाहिए। लेट्स से मैंने कोई जीन लिया है, अब जीन ये नहीं कि लगातार फंक्शन करता रहे, कोई चेक पॉइंट होना चाहिए जो जीन के फंक्शन को बंद करवा दे, और ये भी नहीं है कि लगातार बंद रहना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नीड उसे ऑन भी होना चाहिए। तो जीन के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये जो प्रमोटर है इसके काम को रोकने या चलाने के लिए
जो एक्स्ट्रा चीज चाहिए वो है हमें ऑपरेटर, ये दोनों उसमें होने चाहिए। ठीक, अब जो टर्म आती है जब भी हम पढ़ते हैं वेक्टर के अंदर, वो कौन कौन सी टर्म आती है। एक वेक्टर में ORI होना चाहिए, इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब लेट्स से दिस इज द वेक्टर, ये एक वेक्टर है और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे मैं बोलूंगा ये ORI है। ये वो वाला पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि भाई तू होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तूने जितनी कॉपियां बनानी वो बना लो। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट को हम रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं या रेप्लिकेटिंग साइट भी बोलते हैं। तो ये वेक्टर के ऊपर होना जरूरी है, राइट। दूसरा है क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट क्या हुई, जो इसे क्लोनिंग करने में हेल्प करे। तीसरा सिलेक्टेबल मार्कर, एक प्लाज्मिड के ऊपर या एक वेक्टर के ऊपर सिलेक्टेबल मार्कर का होना जरूरी है। अब सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होता है कि ऐसा जीन, लेट्स से ये जीन है एम्फिसिलिन का और ये जीन है टेट्रासाइक्लिन का, तो क्या होता है कि वेक्टर के ऊपर दो मार्कर जीन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है उसके बारे में बात बाद में करूंगा, पहले मार्कर जीन की बात की जाए। लेट्स से मेरी बॉडी के अंदर कुछ चीज डाली गई है, राइट। अब बार बार बॉडी को काट के तो देखेंगे नहीं कि चीज पड़ी भी है, वो काम भी कर रही है या नहीं। कुछ ना कुछ उस चीज में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सिर्फ मुझे देख के ही पता चल जाए हाँ वो काम कर रही है। सो उसका कोई मार्फोलॉजिकल मतलब फिनोटाइपिक फैक्टर अपीयर होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं मार्कर जीन। अब वेक्टर के केस में क्या करते हैं, सोचिए वेक्टर एक बैक्टीरिया के अंदर हमने डाल दिया, ये बैक्टीरिया है और मैं ऐसे दिखाता हूँ, उसके अंदर हमने सक्सेसफुली एक वेक्टर को डाल दिया हुआ है और इस वेक्टर के ऊपर हमारा डिजायरेबल जीन भी बैठा हुआ है। ठीक, अब हमें क्या पता चले कि ये रिजेक्ट हो चुका है या सिलेक्ट हो चुका है, बिकॉज देखने में तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ये वेक्टर है, लेकिन जब आप बैक्टीरिया को देखते हो तब ये नहीं दिखता। तो ये आपको समझाने के लिए, राइट, डोंट एवर थिंक सो कि हाँ देखो जी हमें तो दिख रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए हो सकता है दूसरा कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी हो जिसके अंदर हमने डाला था लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ, वो खाली पड़ा हुआ है। अब हमें क्या पता है किसने लिया हुआ है किसने नहीं लिया हुआ। हम क्या करते हैं, हमने इसके अंदर वो वाला वेक्टर डाला हुआ है जिसके ऊपर जीन है, लेट्स से उसके ऊपर जीन था एम्फिसिलिन का, ठीक है, दो को रहने देते हैं, एक ही की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया को पता लगातार डिवाइड होते रहते हैं, तो वो वाली जो प्लेट है जिसके ऊपर ये ग्रो किए जा रहे हैं, लगातार बैक्टीरिया डिवाइड कर करके अपनी कॉलोनी को बढ़ाए जा रहे हैं, राइट। अब क्या होता है कि हमें चेक करना है कि वाकई में इसने हमारा दिया वो वेक्टर एक्सेप्ट किया या नहीं किया। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एम्फिसिलिन की एंटीबायोटिक डाल देते हैं। नेचुरली वो एंटीबायोटिक है, तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी। क्योंकि इस बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन है जो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट प्रोडक्ट बनाता है और ये इसे सर्वाइव करवाएगा, राइट। अगर एम्फिसिलिन इसे किल करने के लिए आ रही है तो ये भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इस बैक्टीरिया का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये इसे किल कर देगा। तो अगर बैक्टीरिया बच गए, जितने भी बच गए, तो वो क्लियर कट इंडिकेट करता है कि भाई इसने वेक्टर को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो देखो बिना बैक्टीरिया को खोले हुए, बिना बैक्टीरिया के अंदर जाके हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उस बैक्टीरिया ने हमारा वेक्टर एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये कैसे पता चला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ये जो एम्फिसिलिन का जीन है। इसी जीन को हम बोलते हैं मार्कर जीन और सिलेक्टेबल मार्कर। तो पता चल गया ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, क्लोनिंग साइट एंड सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। कहता है कि पहला है क्लोनिंग वेक्टर, जो कि क्या करता है, क्लोनिंग का नाम है क्लोन बनाना, बड़ी सारी कॉपीज बनाना, ठीक। तो कहता है कि ये रेप्लिकेट करेगा ऑटोनॉमसली,
ये होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अपनी कॉपीज बनाता जाएगा, तभी ये रेप्लिकेशन के काम के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो इसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। जैसे कि पहली एग्जांपल आ जाएगी प्लाज्मिड। अब बच्चे प्लाज्मिड क्या होता है? जो एक बैक्टीरिया होता है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, उसका एक अपना जीनोफोर है, मतलब अपना डीएनए है जो कि सर्कुलर के फॉर्म में है। इसके अलावा इसके पास डबल स्टैंडर्ड हेलिकली कॉइल्ड बट सर्कुलर डीएनए होता है। ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है ये होता है प्लाज्मिड, राइट। इस प्लाज्मिड की कैपेबिलिटी क्या है, क्या खासियत है? नंबर 1, ये एसेंशियल नहीं है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, बैक्टीरिया इसके बिना भी रह सकता है। नंबर 2, ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया डिवाइड करे या ना करे, ये बैक्टीरिया के बिना भी डिवाइड करके अपनी कॉपीज बना सकता है, राइट। इसका मतलब इसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है। और क्या है, इसके अंदर एडिशनल जीन होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी नीड थी। तो यही प्लाज्मिड को हम लोग यूज करते हैं एज ए वेक्टर। तो यहाँ पे ई कोलाई का एक प्लाज्मिड है, क्योंकि ये समवट मॉडिफाइड फॉर्म में है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ये PBR 322 है, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म में है। अदरवाइज मैं बताऊं ओरिजिनल फॉर्म में, तो जो हमें पॉइंट चाहिए, इसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, इसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासिलिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जीन, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो कट लगा सकते हैं, उसकी साइट्स भी है। देखिए कितनी सारी साइट्स है। इसका मतलब यहाँ हम कट लगा के फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, एक यूनिक जगह पे कट लगाते हैं, और उस यूनिक जगह पे कट लगा के वो जीन को निकाल भी सकते हैं और जीन डालने में भी हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली दे वर एक्टिंग एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, तो वो कट कर देंगे, आगे हमारी मर्जी है हमने जीन निकालना है या जीन डालना है। तो इट मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर की जगह बनी हुई है, कहाँ कहाँ कट लगा सकते हो। तो ये पूरा फिट बैठ रहा है हमारे जो वेक्टर के काम के लिए। ये मैंने पहले बोल दिया, नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया। इसे सबसे पहले हेज एंड लैडबर्ग ने डिस्कवर किया था। उसकी डिस्कवरी के ऊपर हम चाहेंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। साइज उसका स्मॉलर इन साइज होता है, और जो रेंज करता है 100 किलो बेसिस के ऊपर, ठीक। रेप्लिकेशन ऑब्वियसली बात है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेट करता है प्लाज्मिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन एंड सीक्वेंस दैट कैन इनिशिएट प्लाज्मिड रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट रेप्लिकेशन। तो कहता है इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस होती है जो इसे इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करवाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द होस्ट सीक्वेंस, ठीक। मार्कर जीन, इसके ऊपर मार्कर जीन भी होता है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। देन बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज क्या हुआ, ये एक ऐसे वायरस है जो हमारी बॉडी के ऊपर नहीं बट बैक्टीरिया के ऊपर जाके अटैक करते हैं। तो वो वाले वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक। बैक्टीरियोफेज जो है वो 2 टाइप के साइकिल चलाते हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। बच्चे ध्यान से सुनना, लिटिक साइकिल क्या होता है और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। लिटिक साइकिल एक वायरस तब प्रेफर करता है जब उसके पास बड़े सारे होस्ट सेल है, तो उसका मेन मोटिव है मैंने अपनी कॉपीज बनानी, क्योंकि मेरे पास होस्ट की कमी नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये एक सेल है जो फॉरेन, और ये इसका अपना डीएनए मैं ड्रा करके रखता हूँ, जो फॉरेन से मतलब बाहर से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा, वो क्या करेगा, इसके डीएनए को खत्म कर देगा और इसकी जो मशीनरी है उसे हाईजैक कर लेगा, और उसे हाईजैक करने के बाद क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, कैप्सिड बनाना शुरू कर देगा और अपने डीएनए की बड़ी सारी कॉपी बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर बड़े सारे वायरस की कॉपियां बन जाती है। और जब वायरस की बड़ी सारी कॉपी बन जाती हैं तो ये सेल बस्ट हो जाता है, राइट। तो ये क्या करेगा, जब बड़े सारे
कॉपीज बन जाएगी तो सेल को बस्ट कर देगा और ये सारे वायरस बाहर आ जाएंगे। तो लिटिक ने क्या किया, तोड़फोड़ की और उसे बस्ट कर दिया, राइट। अब दूसरा आता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि वायरस को पता है कि मेरे पास होस्ट की लिमिटेशन है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मेरा लाइफ साइकिल भी डेड एंड हो सकता है। तो ये क्या प्रेफर करता है, ये होस्ट है, ये होस्ट का डीएनए है, तो ये क्या करेगा, होस्ट के डीएनए में अपना डीएनए अटैच कर देगा। नेचुरली बात है, लेट्स से ये बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये तो डिवाइड करेगा ही। तो जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतनी बार ही इसका जीन भी डिवाइड करता जाएगा। तो देखिए पहले एक था, अब ये 2 बन गया, 100। तो अब ये क्या चाहता है, ये होस्ट को मारना नहीं चाहता, ये चाहता है कि होस्ट की हर जनरेशन में मेरी कॉपी जाए। और होस्ट को पता ही नहीं होता, ठीक है। तो होस्ट को ये नहीं पता कि मेरे क्रोमोसोम के साथ इसका भी कोई क्रोमोसोम या डीएनए जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे वो अपनी जनरेशन बढ़ाता जाता है, उसकी भी कॉपीज साथ साथ में होती जाती है। जब बड़े सारे होस्ट की कॉपीज बन जाती हैं, तब ये एंटर कर जाता है लिटिक साइकिल में, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लाइसोजेनिक पार्ट को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एडिशनल डीएनए ऐड करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक, मैं फिर से समझाऊंगा। देखिए यहाँ की डिस्कशन से हमें ये पता चला कि भाई जिस होस्ट के अंदर बैक्टीरियोफेज चुप करके बैठ जाएगा और होस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, जब तू कॉपी करे मेरे भी कॉपी हो जाए, वो तो हमें फायदा नहीं। हमें क्या फायदा है कि बैक्टीरियोफेज जाए, उसके डीएनए की बड़ी सारी कॉपीज बने और हमारे जीन की भी कॉपी बनती जाए। इसका मतलब जो लाइसोजेनिक जीन है, मतलब लाइसोजेनिक साइकिल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो तो हमारे काम का है। तो हम क्या करेंगे, उस जीन को निकाल देंगे और उस जीन ने जो जगह ऑक्युपाई की हुई थी, उस जगह पे हम लोग डोनर जीन को, या जीन जो हम चाहते हैं जिसकी कॉपीज हो जाए, वो डाल देते हैं, राइट। तो लेट्स से ये था लाइसोजेनिक का जीन जो ट्रांस या रिप्लेसेबल जीन रीजन लिखा हुआ है। तो इसे हम हटा देंगे, इसकी जगह हम जो डीएनए चाहिए था वो हमने डाल दिया हुआ है। और अब ये डीएनए को हम पैकिंग कर देते हैं बैक्टीरियोफेज के अंदर। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो जब भी एक बैक्टीरियोफेज, जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, वो पूरा उसके अंदर नहीं जाता, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है वो था एक फॉरेन डीएनए, और जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो बैक्टीरियोफेज का अपना डीएनए। तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी आ चुका है और होस्ट का डीएनए भी आ चुका है। तो जब जब ये बैक्टीरियोफेज अपनी कॉपीज बनाएगा, क्योंकि ये तो लिटिक साइकिल में है, तो जितनी सारी कॉपी ये अपनी बनाएगा उतनी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे जीन की कॉपी भी होती रहेगी। अब फेज जो होता है वो बेटर होता है देन प्लाज्मिड। क्यों? हमने 2 पढ़े हैं, पहला प्लाज्मिड एज ए वेक्टर और दूसरा फेग एज ए वेक्टर। तो ये कहता है कि फेग जो होता है वो प्लाज्मिड से बेटर होता है। क्यों? सबसे पहले डीएनए कैन बी पैक्ड इनटू फेग पार्टिकल, कि जो फेग का कैप्सिड है इसके अंदर हम डीएनए को पैक कर सकते हैं, जो कि प्लाज्मिड की कोई पैकिंग का सिस्टम ही नहीं है। विद मोर एफिशिएंसी ड्यू टू कॉस्ट साइज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ऑल इन केस ऑफ फेग लार्जर साइज ऑफ डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू वेक्टर। तो फेग के केस में हम जो जीन है, जो जीन हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो बड़े साइज का भी इंसर्ट कर सकते हैं। प्लाज्मिड के केस में हम लोग बड़े साइज का जीन इंसर्ट नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं शायद यहाँ लिखना भूल चुका हूँ, वो ये था कि जो फेग का डीएनए होता है वो लीनियर होता है, राइट, लेकिन जो प्लाज्मिड होता है वो सर्कुलर होता है। अगर हमने यूकैरियोटिक के ऊपर इसे अटैक करवाना है तो हमारे लिए फिजिबल है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो फेग का डीएनए यूकैरियोटिक के डीएनए के साथ इजिली जाके जुड़ सकता है, बिकॉज बोथ आर डबल स्टैंडर्ड और ये क्वाइड सर्कुलर नहीं होते हैं। ठीक है,
तो दोनों डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये अनकॉइल्ड फॉर्म में है, सॉरी कॉइल तो है बट ये जो है सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते, लीनियर फॉर्म में होते हैं। तो एक लीनियर फॉर्म है, दूसरा सिंपली अटैच कर जाए। लेकिन अगर एक लीनियर में है दूसरा सर्कुलर के है तो वो थोड़ा मुश्किल है। दैट इज वाई ह्यूमन के केस में या यूकैरियोट के केस में हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो फेक पार्टिकल को ही या फेक वेक्टर को ही यूज किया जाए। अब कॉस साइड क्या होती है, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि जो फेक का डीएनए है, ये मैं दिखाता हूँ, फेक का डीएनए, इसमें कॉस साइड होती है। अब कॉस साइड क्या हुई, लेट्स से दिस इज द डीएनए, ठीक। तो इस डीएनए की खासियत है कि इसके एक स्ट्रैंड थोड़ा आगे तक बढ़ा हुआ है और इधर सीक्वेंस लटक रही है और इधर भी सीक्वेंस लटक रही है। वो सीक्वेंस कैसी होगी, लेट्स से इसकी सी 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 है और इधर जी 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 और एक और जी है। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपको पता है सी जी के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये इजिली सर्कुलर फॉर्म गेन कर सकता है ना। तो ये सर्कुलर बन जाएगा इस तरीके से। क्यों सर्कुलर बन गया, क्योंकि इसके एंड में सी सी वाले ने जी जी के साथ बॉन्डिंग कर दी हुई। तो फेक का डीएनए चाहे तो लीनियर के साथ अटैच कर जाए और चाहे तो बैक्टीरिया के अंदर जाना है तो सर्कुलर भी बन सकता है। और ये सर्कुलर बनने की खासियत है वो इसीलिए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉस साइट। राइट, अब समझ आई कि कॉस साइट का क्या महत्व है। कॉस साइट हेल्प इन द सर्कुलराइजेशन ऑफ द फेक डीएनए, जो उसको एडिशनल कैपेबिलिटी देता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जाके भी हमारा काम कर सकता है और तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाके भी उस काम को अंजाम दे सकता है। अब जो लास्ट वेक्टर है वो है कॉस्मिड। देखिए जो कॉस्मिड है, अब इसका क्या है, जो कॉस्मिड है अगर इसके नाम को आप ध्यान से देखो तो पहला है कॉस और दूसरा है मिड। जो मिड वर्ड है ये प्लाज्मिड से लिया गया और जो कॉस है ये कॉस साइड से लिया गया। और आपको पता है कॉस साइड कहां में होती है, फेक के अंदर या फेगमेंट के अंदर, ठीक है, जो जिसे हम बैक्टीरियोफेग बोलते हैं। राइट, तो इसका मतलब ये वो वाला वेक्टर है जो दो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया है। उसका कुछ हिस्सा बैक्टीरियोफेग से लिया गया है और कुछ हिस्सा हमने प्लाज्मिड से लिया गया है। मोर पर्टिकुलरली बोला जाए तो ये वो वाला वेक्टर है जिसमें हमने फेक से कॉस साइड ली हुई है और बाकी सारा हमने प्लाज्मिड से लिया गया है। राइट, तो इसे सबसे पहले कॉस्मिड को डिस्क्राइब किया कॉलिन एंड हो ने इन 1978। एक हाइब्रिड है बैक्टीरियल सीक्वेंस का और कॉस सीक्वेंस डिराइव फ्रॉम द लैम्डा फेग। तो एक लैम्डा फेग से हमने कॉस साइड निकाली हुई है और प्लाज्मिड हमने बैक्टीरिया से निकाला, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनाया हुआ है। साइज जो है 400 बेस पेयर टू 30 kb बेस पेयर के करीब हो सकता है। कैरी डीएनए सीक्वेंस हैविंग साइज फ्रॉम 28 टू 46 kb। 28 से 46 किलो बेस तक ये सीक्वेंस को कैरी कर सकता है। कॉस्मिड है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, जीन क्लोनिंग साइट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। तो कहता है कि देखिए ये चीजें अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, टू बी वेरी फ्रैंकली आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्मिड में सिर्फ हम कॉस साइट को लेते हैं बैक्टीरियोफेग से, बाकी अगर प्लाज्मिड आपको एज सच पता है कि उसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होता है, उसमें क्लोनिंग साइट होती है, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा पूरा प्लाज्मिड उठाया हुआ है, उसमें कॉस साइट लगाई हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। तो ये सिर्फ कॉस साइट है जो आपको दिख रही है, ये देखिए कॉस साइट, बाकी सारी जो चीज है वो सेम है जो कि प्लाज्मिड में आपने पढ़ी थी। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेग के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इट इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट लार्ज साइज डीएनए मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मिड नहीं लेके जा सकता। तो प्लाज्मिड की लिमिटेशन है, वो छोटा सा डीएनए का जो कंपोनेंट है मतलब जीन ले जा सकता है, बड़े वाला जीन या बेहद लंबा जीन नहीं लेके जा सकता। तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दी हुई है, स्पेसिफिकली PBr 322। अब PBr क्या, P फॉर प्लाज्मिड, ठीक। तो बॉलीवर रॉड्रिगेज
ये दो बंदे हैं जिन्होंने ये बनाया हुआ है, और 322 लैब। तो जिस लैब के अंदर पहली बार हमने प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर तैयार किया, उसका नाम हमने PBR 322 दे दिया हुआ है। और PBR में मैंने बताया P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर पॉलीगोन, R फॉर रोड्रिग्यूज। और 1978 में इन्होंने पहली बार ये प्लाज्मिड बनाया था। That was all about वेक्टर एंड इट्स टाइप। ऐसा नहीं है कि वेक्टर की और टाइप नहीं होती, क्योंकि 12th में इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि वेक्टर जो है वो मेनली जो हम स्टडी करते हैं वो तो प्लाज्मिड को किया जाता है, सेकेंडली अगर हम देखें तो वो बैक्टीरियोफेज को किया जाता है, और थर्डली हम देखें तो वो प्लाज्मिड को स्टडी किया जाता है। प्लाज्मिड जिसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए, प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, और प्लाज्मिड जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। थर्ड जो सेकेंड आता है आपका, जिसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, उसमें कॉज साइट होना जरूरी है, क्योंकि वो उसे सर्कुलराइजेशन भी करवा सकती है। दूसरा बैक्टीरियोफेज की कैपेबिलिटी है, वो होस्ट के अंदर इजिली चला जाता है और रेप्लिकेट करवा लेता है। तीसरा प्लाज्मिड जो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। दैट वाज ऑल वो वेक्टर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आप ऐसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।